नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों या सचिवों की एक सप्ताह के भीतर बैठक बुलाने का निर्देश दिया है और कहा है कि हाशिए के वर्गों के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य पर एक विधायी कार्यकारी मास्टर प्लान बनाया जाए और उसकी तैयारी करें। मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबड़े, जस्टिस A.S. बोपन्ना और जस्टिस V. रामासुब्रमण्यम की पीठ ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सूचनाओं के आधार पर एक व्यापक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसमें निजी स्वास्थ्य क्षेत्र और साथ ही साथ स्वास्थ्य देखभाल के व्यवसायीकरण का मुकाबला करने के लिए देश भर के निजी अस्पतालों में कोरोना वायरस से संक्रमित रोगियों के उपचार की लागत को नियंत्रित करने और उचित दिशा निर्देश जारी करने के लिए कहा है। तो समझिए कि असल में क्या है सुप्रीम कोर्ट की मंशा और राज्य और सेंटर के पास विकल्प और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, खास तौर पर उस तबके के लिए जो हाशिए पर है, उनके लिए किस तरीके की स्वास्थ्य सेवाओं की बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, जिसे देने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने के लिए राज्यों से और केंद्र से कहा गया है। हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। गंगाराम मलौरिया साहब हैं, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी गुजरात, सर स्वागत है। हमारे साथ R.K. श्रीवास्तव साहब हैं, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल हेल्थ गवर्नमेंट सर्विसेज इंडिया, सर स्वागत है। और उर्मी गोस्वामी हमारे साथ हैं, असिस्टेंट एडिटर इकोनॉमिक टाइम्स से। उर्मी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। शुरुआत में श्रीवास्तव सर आपसे करना चाहूंगा, अगर इस सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को और या सुझाव को मैं समझूं किस तरीके से है और जो चिंता सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई है, जो दिखाई गई है, वो इस कोविड काल में कितनी वाजिब है और किस तरीके के हालात हैं? ये जो चिंता सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने निर्णय में दिखाई है, वो चिंता तो वाजिब है, उसके ऊपर तो कोई दो राय नहीं हो सकती है। क्योंकि हमने आज तक के हेल्थ केयर के अपने प्रैक्टिस में जो देखा है, वो यही देखा है कि जिसके पास पैसा नहीं है या जो ऐसे दूर दराज इलाकों में रहता है या जहाँ तक कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम होती है, तो उसके पास स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच नहीं पाती। तो मतलब उस सब चीज़ों का अगर हम पहले के जो सरकार के कार्यक्रम है उनको भी देखें और सरकार का इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट भी देखें, तो दो तीन चीज़ें हमें निकल के आती हैं। पहली चीज़ ये निकल के आती है कि किसी प्रदेश में ले लीजिए, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस जो हो रहा है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में है। किसी जगह 60 है, किसी जगह 70 है, किसी जगह 65 है। इसका मतलब है कि अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को किसी भी तरीके से लेने के लिए आदमी को पैसा जेब से लगाना पड़ता है। और एक बहुत तबका वो जो वल्नरेबल होता है, जो हमारे वंचित वर्ग है, उन सबको हो सकता है कैटास्ट्रोफिक एक्सपेंडिचर भी हो, उधार लेना पड़े, लोन लेना पड़े, मकान गिरवी रखना पड़े, और वो पॉवर्टी लाइन में, बिल्कुल मोस्ट पॉवर्टी वाली लाइन में पहुंच जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हमें दूसरा ये भी देखना पड़ेगा कि ये चीज़ें जो हो रही है उसके लिए कार्यक्रम क्या हो रहे हैं सरकार के पास। सरकार के जितने भी कार्यक्रम चलते हैं, नेचुरली उसका क्या होता है कि सबको ये कहा जाता है कि साहब ये सारे कार्यक्रम हम इसलिए कर रहे हैं, प्रायोरिटी देंगे जहाँ पे कि सुविधाएं नहीं पहुँच रही हैं, जो इकोनॉमिकली वल्नरेबल सेक्शन है या जो BPL कैटेगरी का है, उन सबको हम ये स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराएंगे। लेकिन 70 साल से ज़्यादा हो गए हमें स्वतंत्र हुए, 70 साल से ज़्यादा हो गए बहुत सारे कार्यक्रम इस प्रकार के बनते हुए, और फैक्ट ये है कि आज अगर हम स्टेट और सेंटर का एक्सपेंडिचर देखें हेल्थ पे, तो 1500 रुपये प्रति व्यक्ति आ रहा है। अगर सेंट्रल का कंट्रीब्यूशन देखें GDP के हिसाब से तो 1.4 के करीब आ रहा है। और अगर हम अपनी रैंकिंग देखें, भारतवर्ष की रैंकिंग कहाँ आ रही है कि भाई एक्सेस हो रही है कि नहीं, तो शायद 195 या 190 देशों के अंदर हम 145वें नंबर पे हैं। ये लैंसेट की लेटेस्ट रिपोर्ट है। तो ये सारी चीज़ें अपने आप में ये बताने के लिए बहुत अच्छी प्रकार से सक्षम है कि जो प्रोग्राम है, जो प्लान है, जो पॉलिसीज है, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही, उन तक नहीं पहुँच पा रही जिन तक पहुँचने के लिए वो बनाई जा रही है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है, तो संज्ञान लेकर के बाद उन्होंने सबको आदेश दिया है कि इस पर अपनी कोई योजना बनाए, तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा स्टेप है और इस पर जो योजना बनेगी कम से कम वो कुछ हद में सुधार ला सकती है। अलौरिया साहब, क्योंकि
स्वास्थ्य राज्यों का विषय है और बहुत अहम ये हो जाता है, जैसा कि कहा श्रीवास्तव साहब ने, आज़ादी के बाद से अब तक जो राज्यों में कंडीशन इस वक्त में है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जिस तरीके की मैं कहूँ असमानता दिखती है इलाज को लेकर, सुविधाओं को लेकर स्वास्थ्य सेक्टर में, और बहुत अहम हो जाता है कि जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है और ख़ास तौर पर उस गरीब तबके के लिए, उस मार्जिनाइज लोगों के लिए, उस जनसंख्या के लिए किस तरीके से हमने काम किया है। और असल में कोविड के इस काल में वो चीज़ खुलकर सामने आ गई है कि ज़रूरत असल में क्या थी और कितना बड़ा गैप है, ऐसा क्यों रहा। एक्चुअली श्रीवास्तव साहब ने जैसे बताया कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है इन हेल्थ सर्विसेज वो थोड़ा कम रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो स्वास्थ्य का जो सेक्टर है उस सेक्टर में बहुत सारे सुधार हुए हैं। जैसे आज मैं बताऊं कि 108 की जो सर्विस, एम्बुलेंस सर्विस, मेरे ख्याल से बहुत इससे काफ़ी फर्क पड़ा है। मैं अपने अनुभव से भी मैं बता रहा हूँ और लोगों के अनुभव से भी बता रहा हूँ। तो एक तो ये जैसे हुआ, दूसरा ये हुआ कि हमारा जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है बिल्डिंगें बनाने में या मशीनरी लाने में, लेकिन इसका जो सॉफ्ट पार्ट है कि स्टाफ रखना या उनको ट्रेनिंग देना या एक्सेस टू रूरल एरिया, वो बहुत कम रहा हुआ। तो एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि डॉक्टर्स या क्वालिफाइड मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ रूरल एरिया, इंटीरियर एरिया, हिली एरियाज, ट्राइबल एरियाज में किस तरह जाएं, ये सबसे बड़ी चुनौती थी, है और आगे भी रहेगी। ये दूसरा एक मुद्दा है। तीसरी बात ये हुई कि अर्बन और सेमी अर्बन एरियाओं में डॉक्टर्स पहले 2-3 साल सरकारी नौकरी की प्रैक्टिस करते हैं, सिविल हॉस्पिटल या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में नौकरी करते हैं, देन दे ओपन देयर ओन हॉस्पिटल्स। तीसरी एक इसमें नया एक सिस्टम खड़ा हुआ है कि कॉर्पोरेट, कि बहुत ही अल्ट्रा रिच जो लोग हैं उनके लिए ये जो है सुविधाएं खड़ी हो गई है कॉर्पोरेट, और उनकी स्टोरी तो आप सभी जानते हैं, रोज पढ़ते हैं, टीवी पे भी आता है, तो इसलिए मैं उसका वर्णन नहीं करूंगा। बीच के लेवल के जो तबक्का है, छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं, उन हॉस्पिटल्स में भी खर्चा बहुत ज्यादा होता है। तो इन सब चीजों से निपटने के लिए भारत सरकार ने आयुष्मान भारत की एक योजना लेके आई। राज्य सरकारों में भी अलग अलग योजनाएं हैं, जिसमें गुजरात की बात करूं तो माँ योजना है, माँ अमृतम योजना है, कि जिसमें बीपीएल कैटेगरी के लोग 2.5 लाख तक अपना कैशलेस ट्रीटमेंट करा सकते हैं। उसी तरह आयुष्मान भारत योजना का भी एक उद्देश्य रहा हुआ है। तीसरा एक केंद्र सरकार ने ये कहा है कि दीनदयाल हम स्टोर्स खोलेंगे, कि जेनरिक मेडिसिन गरीब लोगों को सुलभ होनी चाहिए। लेकिन वो दीनदयाल सेंटर्स भी मुझे लगता है कि अर्बन सेंटरों तक की सीमित रह के गए हैं। अभी जो कोविड की जो पोजीशन आई है, उस पोजीशन से जो लोग इस एरिया को जानते नहीं थे या इसमें बहुत ज्यादा गहरे उतरे नहीं थे, उनके सामने हकीकत आई कि हमारा हेल्थ सेक्टर बहुत कमजोर है। बाकी ये सारी चीजें तो थी। अब एक बड़ी चुनौती यही है कि हमारा जो मेडिकल स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, ट्रेनिंग इनको रूरल एरियाज में, इनएक्सेसिबल एरिया में किस तरह दिया जाए। तो इसका एक नया एक तरीका ढूंढा जाए कि भाई अपने टेलीमेडिसिन से किया जाए या पीपीपी मॉडल में जाए कि मशीनें रखी और डिफरेंट इसलिए है क्योंकि जब कोरोना के इस काल को देखते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट में बड़ी चिंता जाहिर की गई कि भाई एक ही स्टेट में, एक स्टेट में ही अगर कोरोना का पेशेंट निजी अस्पताल में जा रहा है, कहीं पर उसका बिल पर डे का 30,000 रुपए है, कहीं पर 70,000 रुपए है, कहीं पर 1.5 लाख रुपए, कहीं पर 2.5 लाख रुपए है। सुप्रीम कोर्ट इसलिए चिंतित है कि क्यों राज्य इसको एक, मैं कहूं कि एक लाइन पर, एक बेस पर क्यों नहीं ला पा रहे, और ऐसी वजहें क्या हैं कि हर राज्य में वो जो गरीब तबका है वो कैसे इन सुविधाओं का लाभ ले पाएगा। इस कोरोना काल में उसका होगा क्या अगर इतनी असमानता रहेगी रेट को लेकर, प्राइसिंग को लेकर, और हर स्टेट में ये मसला है। नहीं, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि एक परसेप्शन ये हो गया कि गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स में उसमें नेग्लिजेंस है, सुविधाओं का अभाव है, डॉक्टर उनको पेशेंट्स को ठीक से ट्रीट नहीं करते हैं, उनको लंबा लंबा वेट करना पड़ता है। मेरा अपना खुद का निजी अनुभव है कि जहाँ तक अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल है,
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आईएएस ऑफिसर था, चीफ सेक्रेटरी रहा हूँ, इसलिए मुझे एक्सेस मिल रही है। मैंने देखा है कि डॉक्टर्स इवन गरीब से गरीब पेशेंट का भी उसी तरह से वो ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन एक जो परसेप्शन बना हुआ है कि सरकार की सेवाएं खराब है, उसका कारण ये है कि बिल्डिंग अच्छी नहीं होती या उसमें साफ सफाई नहीं होती। प्राइवेट में जो है आपको होटल जैसा आपको दिखेगा, बट आई एम श्योर द ट्रीटमेंट कंडीशंस इन प्राइवेट सेक्टर आर मच वर्स देन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ये मैं आपको अपने अनुभव से बताता हूँ, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स का जो मकसद है वो हेल्थ सर्विस देना नहीं, बट उनका जो है अपना कैपिटल किस तरह रिकवर किया जाए, कैसे बनाया जाए। और जहां तक रेटों की असमानता की बात है, तो रेट्स इसलिए होता है कि किस हॉस्पिटल में आप किस कैटेगरी का हॉस्पिटल में जा रहे हैं, क्या उनके कैपिटल खर्च हुए हैं। तो ये यूनिफॉर्म लाना बहुत मुश्किल का काम। लेकिन मैं तो अभी भी आपसे कहूंगा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कुड be upgraded, they have been upgraded, and I'm sure the patient should go to the government hospital. हाँ उर्मी, बेसिक ये कि जिस तरीके से कोरोना के काल में और याचिका जो थी बहुत सारे लोगों की, उसमें यही दलील दी गई थी, जिससे कोर्ट ने माना कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है और बहुत बड़ा दोष है स्वास्थ्य सिस्टम में। याचिकाकर्ता कहते हैं कि भाई निजी अस्पताल या कॉर्पोरेट संस्थाएं हैं, वो अलग अलग रेट लिस्ट लगी हुई है, जबकि आपदा घोषित है स्वास्थ्य को लेकर देश भर में। और ऐसे में राष्ट्रीय आपदा जब हो हेल्थ को लेकर, ऐसे में कॉर्पोरेट घराने या अस्पताल या नर्सिंग होम उसी बीमारी को लेकर अलग अलग पैकेज या अलग अलग चार्ज कैसे कर सकते हैं। और ऐसे में फिर गरीब आदमी कहां जाएगा, क्योंकि लिमिटेड बिस्तर सरकारी अस्पतालों में है और उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं। तो क्या राज्य इन पर कैपिंग नहीं कर सकते? क्या राज्य के पास कोई ऐसा फॉर्मूला या कानून नहीं है कि वो एक बेसलाइन या एक मैक्सिमम अपर लिमिट तय करते हो या कर सकते हो? देखिए, अभी तो जो है एक राष्ट्रीय आपदा है, जैसे आपने बोला कोविड एक राष्ट्रीय आपदा है। इसके लिए एक हिसाब से हर एक कॉर्पोरेट जो निजी अस्पताल हो, उसको बात तो बहुत करते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो उसके तहत उन लोगों को एक सिस्टम करना चाहिए। पर जैसे कि अभी जो पिछले जो पैनलिस्ट थे उन्होंने एक्सप्लेन किया कि प्राइवेट जो है वो भिन्न रेट के करते हैं, क्योंकि वो अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकवरी करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सरकार रेट्स दे सकती है, पर उसके बावजूद वो इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा वो एक अलग बात है, क्योंकि रेट तो बना देती है, फिर किसी और चीज का खर्चा लगा के बोलेंगे कि ये खर्चा हुआ, आपको ये पैसा देना पड़ेगा। तो इसमें हाँ, एक अभी क्योंकि नेशनल डिजास्टर का टाइम है, तो एक हिसाब से सरकारें बोल सकती हैं कि देखिए आपको इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते, जो कई राज्यों में सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी काफी मतलब ऑर्डर्स तो दिए हैं, पर आफ्टर ऑल ये एक डेमोक्रेटिक देश है, आप फरमान तो जारी नहीं कर सकते कि आपको यही करना है और इसके आगे आप नहीं कर सकते। पर ये दिक्कत है, ये बेसिक एक दिक्कत है। पर ये जो करना चाहिए वो है एक अपील और एक जैसे कि कुछ सरकार ने इंसेंटिव भी दी थी कि हम खर्चा बाकी मतलब सरकार बाकी खर्चा देगी, तो भिन्न फॉर्मूला का हो सकता है। इसका कोई परफेक्ट सोल्यूशन नहीं होगा। आपको कुछ आयुष्मान भारत के थ्रू, कुछ और इंसेंटिव्स के थ्रू या कुछ इंसेंटिव्स के थ्रू एक कैफेटेरिया टाइप कोई एक सोल्यूशन बनाना होगा, क्योंकि सीधा बोलना कि आप इतना चार्ज कर सकते हैं शायद मुमकिन ना होगा। फिर यही पहुंच जाएंगे सुप्रीम कोर्ट याचिका लेके कि हमारी जो खर्चे हैं वो पूरी नहीं हो रही, हम कैसे दें, और या पैसे कम लेंगे और वैसे ही ट्रीटमेंट देंगे। ये मतलब ऑप्शंस तो इतने सारे हैं, तो इसलिए एक है कि कैफेटेरिया ऑफ सॉल्यूशंस होना चाहिए। ओके श्रीवास्तव सर, मैं थोड़ा सा, क्योंकि आपका एक लंबा अनुभव रहा है इस सेक्टर में, दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें इस याचिका के साथ आई सुप्रीम कोर्ट में, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सुना और माना कि गंभीर है। पहला ये कि भाई अगर एक्स या वाई मरीज का आप किसी स्कीम में सरकार की कवर हो रहे हैं, उसकी एक लिमिट है, 2 लाख 5 लाख या 10 लाख रुपए, या आपका इंश्योरेंस है, वहां पर भी एक लिमिट है। लेकिन अस्पताल या नर्सिंग होम जब कोविड का इलाज कर रहे हैं, वो हर राज्य, हर नर्सिंग होम और हर अस्पताल में उसका कोई बेंचमार्क नहीं है, कोई अपर लिमिट नहीं है, और वो इतना ज्यादा है कि जो कवर्ड लोग भी हैं इंश्योरेंस के जरिए सरकारी स्कीम में, वो भी उसके दायरे से बाहर जा रहे हैं। क्या कोई मौजूदा कानून या कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके जरिए सरकारें या राज्य सरकारें इसको कैपिंग कर सकती हों? और शायद यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप
मिलकर आंकड़े दीजिए और जवाब दाखिल कीजिए। देखिए, जो आपने सवाल किया है ना जी, ये सवाल उन सब बीमारियों के लिए तो उसका एक तरीका प्राइस फिक्स करने का बना हुआ है जिसके बारे में हम पूरी तरह जानते हैं। जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट अटैक है, इनकी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन है और उन ट्रीटमेंट गाइडलाइन के हिसाब से इनके अंदर हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट हो करके इनकी कॉस्ट ऑफ केयर एंड टू एंड निकल आती है। तो उसका एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्राइसिंग हो जाता है। लेकिन जहां कंडीशन आती है कोविड की, ये एक इवॉल्विंग कैटास्ट्रॉफी है। हर दिन इसके अंदर नए प्रकार के टेस्ट, नए प्रकार की दवाइयाँ, नए प्रकार की कोमॉर्बिड कंडीशन, उससे होने वाली परेशानियाँ ये निकल के आती हैं। तो इसमें अभी हमारे पास कोई परफेक्ट स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन नहीं है। और जब हमारे पास स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन नहीं है तो हमारे पे है क्या? हमारे पास कुछ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट की प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ ड्यूरेशन ऑफ द हॉस्पिटलाइजेशन के एवरेजिंग है। मैं समझता हूँ कि सरकारें अगर अक्रॉस द टेबल बैठ करके प्राइवेट गवर्नमेंट प्रोवाइडर के साथ ये पूरी तरीके से एक मोटा बेंचमार्क बना लें, जैसा कि इन्होंने पहले भी बनाया, जैसे 2400 रुपए के अंदर टेस्ट करना, एक बेंचमार्क सरकार ने बनाया। इसी तरीके से दवाइयों के ऊपर भी उन्होंने कुछ बनाया। तो ये सारी चीजें अगर सरकार बना ले तो 100% परफेक्ट नहीं, लेकिन कम से कम 60 या 70% परफेक्ट एक प्राइस कैपिंग का सिस्टम बन सकता है। और उस प्राइस कैपिंग के सिस्टम को बनाने के बाद अक्रॉस द टेबल अगर प्राइवेट प्रोवाइडर को ऑफर किया जाए और उनसे कहा जाए कि साहब आप कैशलेस सर्विस दो, आप हॉस्पिटलाइजेशन डिनाई नहीं कर सकते। और डिजास्टर मैनेजमेंट में भी यही है कि आप हॉस्पिटलाइजेशन डिनाई नहीं कर सकते, आप कैशलेस सर्विस दो। आपकी जो कॉस्ट आती है वो कैपिंग हमने ये रखी है, इसके बियॉन्ड आप जो जाएंगे 10% 15% का मार्जिन हम टेक ओवर करेंगे। लेकिन आप ना तो हॉस्पिटलाइजेशन डिनाई कर सकते और ना ही आप कैशलेस करें। और अपना एक मैकेनिज्म हॉस्पिटल का हर सिटी में बना दें जिसके अंदर जो भी ओवर एंड अबव जाता है उसको एग्जामिन करें और उसे पे कर दें। क्या ऐसा सिस्टम हमारे आयुष्मान भारत में नहीं है? हमारे यहाँ। लेकिन उस सिस्टम को इस व्याधि से जोड़ करके करने के लिए जो सरकारी परामर्श की जरूरत है, जो सरकार और प्राइवेट हॉस्पिटल के बैठने की जरूरत है, जो सरकार और ICMR के बैठने की जरूरत है, जो स्पेशलिस्ट के बैठने की जरूरत है, वो कहीं लैकिंग है। और इसका फायदा प्राइवेट सेक्टर उठाता है। जब तक ये फ्लूइड सिचुएशन रहेगी प्राइवेट सेक्टर डिफरेंशियल प्राइसिंग करेगा। और वो डिफरेंशियल प्राइसिंग स्टेट को लेकर भी, जैसे CGHS में, अगर आपको याद हो CGHS में एक नेशनल प्राइसिंग होती है जिस पर रेट फिक्स किए जाते हैं। लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसे, जैसे बॉम्बे जैसे प्रदेश है, वहां पे चले जाते हैं कचहरी में, उनको रुकावट मिल जाती है। लेकिन कम से कम बाकी जगह तो वो यूनिफॉर्म प्राइसिंग होती है। तो अगर ये सोच के कि हम एक सॉफ्ट स्टैंड लें इसके ऊपर, तो बात नहीं बनने वाली। जब तक आप एक उस पर फर्म एंड हार्ड एंड साइंटिफिक स्टैंड नहीं लेंगे, अक्रॉस द टेबल लेकर के दोनों स्टेक होल्डर, तीनों स्टेक होल्डर से बात करके प्राइस फिक्स नहीं करेंगे, ये कभी भी नहीं जाने वाला। ओके, अलोरिया साहब, वे आउट क्या है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में राज्यों को जवाब दाखिल करना है और जाहिर है कि कोई ऐसा रास्ता जरूर हो सकता है या बनाना पड़ेगा जहां पर प्राइवेट सेक्टर को नुकसान भी ना हो। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की चिंता है, जो याचिका के जरिए चिंता जाहिर की गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एग्री किया कि गरीब वर्ग जो हाशिए पर है उसे स्वास्थ्य सेवा का लाभ वैसे ही मिले जैसा कि उसका अधिकार है संवैधानिक तौर पर। तो क्या वे आउट है और क्या मौजूदा सिस्टम अभी भी जो रूल्स या रेगुलेशन है, जैसे श्रीवास्तव साहब ने कहा कि कोविड नया है, लेकिन इसको लेकर जो बाकी बीमारियां हैं उससे रिलेट करते हुए हम कैपिंग या उसका बेंचमार्क या उसकी प्राइसिंग या उसके हम जो बाकी फीचर हैं उसको हम डिफाइन कर सकते हैं एक स्टेट के तौर पर? मैं कोविड की बात करूं, गुजरात की बात करूं, तो हमारे यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन लोगों ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, हॉस्पिटल्स के जो मैनेजमेंट है उनके साथ बैठ के 3 प्रकार की व्यवस्था हुई है।
कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, जिनके पास बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, बीपीएल है, सो दे विल कंटिन्यू कि वो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराएं। अगर उनको प्राइवेट में हॉस्पिटल में जाना है तो उसकी फीस भी सरकार ने फिक्स की कि हॉस्पिटल की कैटेगरी के हिसाब से उन्होंने मर्यादा फिक्स कर दी कि भाई यू कैन नॉट चार्ज, इससे ज्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते। तीसरा एक ऐसा है कि नहीं साहब, हम तो अपने हिसाब से कोई भी हॉस्पिटल में जाएंगे, हम तो जाइडस में जाएंगे या और किसी स्टर्लिंग में चले जाएंगे, किसी में हॉस्पिटल में चले जाएंगे, तो वहां पर सरकार ने कोई मर्यादा फिक्स नहीं की। लेकिन जो पेशेंट सिविल हॉस्पिटल या गवर्नमेंट से रेफर किया जाता, उसकी कैटेगरी वाइज उन्होंने मर्यादा फिक्स की हुई है। और जिनके पास आयुष्मान भारत में है या माँ योजना के अंदर है स्टेट गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट में अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। हाल फिलहाल तो ये व्यवस्था है। कोर्ट में जो सवाल है यही सवाल है जो आपने जिसका जिक्र किया कि एक्स स्टेट में ए हॉस्पिटल अगर 2 लाख रुपए चार्ज करता है तो वाई स्टेट में कोई दूसरा हॉस्पिटल उसी बीमारी के लिए 10 लाख रुपए कैसे चार्ज कर सकता है। एक स्टेट यानी कि एक भारत देश के अंदर अगर अलग अलग राज्य हैं और कोई गरीब आदमी किसी एक राज्य से पलायन करके दूसरे राज्य में पहुंचता है तो 2000 या 200% तक का डिफरेंस किसी भी एक मर्ज को लेकर कैसे मुमकिन है, और कैसे कोई एक गरीब आदमी वो इलाज पाएगा, कैसे उसे हासिल होगा। और भी क्योंकि वे आउट निकालना पड़ेगा, और शायद यही मंशा सुप्रीम कोर्ट के जो उसने कहा कि राज्य और केंद्र एक साथ बैठें और उसका एक फॉर्मूला या एक उसका मॉडल वो पब्लिक हेल्थ का सामने लाएं। जी, एक उपाय है शायद अभी मैं यही तो आपसे मैं यही स्पष्ट कर रहा था कि डॉक्टरों तो जो एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, और जो मैनेजमेंट है प्राइवेट हॉस्पिटल्स का, प्लस गवर्नमेंट मशीनरी, तीनों ने बैठ के बेंचमार्किंग किया हुआ है। और मुझे लगता है कि हर स्टेट में बेंचमार्किंग किया है। लेकिन अभी किसी को फोर्टिस में जाना है तो वो बेंचमार्किंग फोर्टिस में शायद लागू नहीं पड़ेगा, बट ए रीजनेबल ट्रीटमेंट एट रीजनेबल कॉस्ट राज्य सरकारों ने मेरे ख्याल से प्रयास किया है। और वो उसी का एक भाग है कि जो 2 लाख रुपए कॉस्टिंग थी, आज कहीं पे 40,000 रुपए, मुझे पता है कि गांधीनगर में कोविड के ट्रीटमेंट का 40,000 फिक्स किया हुआ प्राइवेट हॉस्पिटल। सर हो सकता है लोहिया साहब, मैं एग्री करता हूं जो आपने कहा कि एक किसी स्टेट में एक हॉस्पिटल है, लेकिन अगर उर्मी मैं गलत नहीं हूं, पूरे देश में जो कहा जाता है कि बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं, वो नॉमिनल इतने ज्यादा हैं कि किसी भी आम आदमी में छोड़ दीजिए, मध्य वर्ग की रीच से बाहर हो जाते हैं अगर आपका इंश्योरेंस नहीं है। सवाल यह कि देश की एक बड़ी आबादी है जिसके पास इंश्योरेंस की सुविधा नहीं है, एक बड़ी आबादी ऐसी जिसके पास बहुत ही कम उसके पास आय है, तो फिर उसका स्वास्थ्य का जो अधिकार है उसे लागू करना होगा, और यही सुप्रीम कोर्ट की मंशा है। मॉडल के लिए क्या बेस्ट आपको लगता है कि स्टेट या सेंटर की ओर से इनिशिएटिव्स हो सकते हैं? देखिए, एक चीज है कि आज के दिन ये कोविड बीमारी नहीं है, पर हम पिछले कुछ 6 महीने से उससे हम ग्रैपल कर रहे हैं। तो अस्पतालें सरकारी हो, अब सरकारी अस्पताल ही देख लीजिए, वहां मरीज आ रहे हैं जिनके कोविड हुआ है, तो एक असेसमेंट हो सकती है कि एवरेज खर्चा कितना होता है, जो बेसिक जो वेरी माइल्ड केस है या जो जिसमें ऑक्सीजन वेंटिलेशन की जरूरत पड़े, उसमें कितना खर्चा है। तो एक हिसाब से एक आपको जो हम बोलेंगे बॉल पार्क एक एस्टिमेट बन सकता है कि इतना खर्चा होता है। तो उस खर्च को लेके, उस खर्च को बेस बना के बाकी मेडिसिन एक आप असेसमेंट बना सकते हैं कि एक मरीज के लिए भिन्न स्टेज में कितना खर्च होना चाहिए, कितना खर्च होता है, और ऊपर नीचे थोड़ा वेरिएशन के लिए कितना खर्च हो सकता है। तो एक रेंज बन सकती है। तो शायद एक अगर ऐसा कोई टैबुलेशन बन सकता है तो उस रेंज के अंदर आप चार्जेस की बात कर सकते हैं। पर ये एक नेशनल रेट अक्रॉस एक फिक्स नेशनल रेट ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर जगह में कॉस्ट अलग है। तो इसलिए एक पर स्टेट हो सकता है, एक वो ऑप्शन है, एक वो उपाय है जहां से शुरू कर सकते हैं, जो डिस्कशन है कि कितना जो है मिनिमम जो खर्चा है, जो क्या खर्चा है जो एक सही ढंग से इलाज देने के लिए एक पेशेंट को कितना खर्च होगा वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं। क्योंकि अब हमारे पास
डेटा उस हिसाब से बहुत हो गया है। तो आप सरकारी अस्पताल से वो उपलब्ध करवा सकते हैं, निजी अस्पताल भी आपको दे सकते हैं कि कितना खर्च होता है ऑन एन एवरेज, तो उससे एक रैशनलाइजेशन हो सकता है। दूसरी बात ये है, ये एक राष्ट्रीय आपदा है, तो इसलिए ये होना चाहिए कि जिसके पास, आप सबसे गरीब वर्ग की बात कर रहे हैं, जो अगर उनके पास आयुष्मान भारत है तो ये उससे कवर्ड होना चाहिए। और अगर उससे खर्च ज्यादा जा रही है तो उसका एक प्रक्रिया करना चाहिए कि उसके असेसमेंट के लिए ये खर्च जायज है या नहीं है। पर ऐसा ना हो कि उनको पैसों की वजह से या आयुष्मान भारत जैसे एक स्कीम होते हुए भी उनको इलाज ना मिले। ये जो कुछ चीजें हैं वो सरकारें कर सकती हैं कि एक्सेस जरूर हो, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट बोल सकती है, सरकारें बोल सकती है कि आप इससे ज्यादा पैसा नहीं ले, पर आप हो भी सकता है कि निजी अस्पताल है वो जितना आपने समझ लीजिए, जैसे उन्होंने बोला 40,000 से ज्यादा नहीं लेंगे, पर आप ये गारंटी दे सकते हैं कि जो पेशेंट पहुंच रहा है और वो 40,000 दे रहा है उसको एक्चुअली सही इलाज मिलेगा, उसका तो आप कोई गारंटी नहीं दे सकते। तो इसलिए रेट फिक्सेशन से बड़ी बात ये होगी टू इंश्योर कि लोगों को सही इलाज मिल रही है। तो उसके लिए ऐसे ना हो कि आप रेट फिक्स कर रहे हैं तो फिर आप देखेंगे कि अस्पताल बोल रहे हैं अच्छा आप 20,000 दे सकते हैं तो आपको भैया इतना ही इलाज मिलेगा, आपका 20,000 का इतना ही इलाज मिलेगा, ये ना हो। तो इसलिए उल्टा अगर सुविधा भी हो, और उसके आपने कहा कि रेट फिक्स जो है होना चाहिए, और क्योंकि वक्त कम है सर जी, अलवरी साहब बहुत संक्षेप में। एक्चुअली क्या है कि अनरेगुलेटेड सेक्टर है, तो मैं एक आपको एग्जांपल दूंगा, जैसे फीस के बारे में स्कूल एंड कॉलेजेस के बारे में एक मुद्दा खड़ा हुआ था कि साहब इतनी सारी फीस क्यों लेते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट्स टुक ए डिसीजन कि उन्होंने फीस कमेटी अपॉइंट की विच सुप्रीम कोर्ट आल्सो अप्रूव। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में मेरा एक सजेशन है कि ऐसा ही एक जो है रेगुलेशन कमेटी अगर हो जाए और हर एक हॉस्पिटल के खर्चे और जो मैडम बता रही है कि ट्रीटमेंट का जो प्रोटोकॉल्स हैं या श्रीवास्तव साहब ने बोला उसको ध्यान में रख के आई थिंक डिफरेंट हॉस्पिटल्स और डिफरेंट ट्रीटमेंट्स का रेंज फिक्स करके किया जा सकता है, एंड दिस कैन बी डन। मुझे लगता है कि 4-6 महीने में एक्सरसाइज हो सकती है भविष्य के लिए भी, कोविड ही नहीं लेकिन उसका बाद में आने वाले भी जो गरीब लोगों के जो आपने प्रश्न किया है कि लंबे समय तक का ये सवाल है, तो उसका एक इलाज है कि इसके लिए रेगुलेशन के लिए सम कमेटी कैन बी फॉर्म जस्ट लाइक फीस कमेटी, जो कई राज्यों ने किया, गुजरात में भी किया, कई राज्यों में। वक्त कम है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट की जो चिंता है वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि याचिकाकर्ताओं की ओर से जो आंकड़े दिए गए कि बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जो कि आयुष्मान भारत में कवर हो रहे थे, उन्होंने इलाज कराने के लिए क्योंकि सरकारी अस्पतालों में बेड नहीं थे, प्राइवेट अस्पतालों का रुख किया, और वहां पर उनका जो बीमा कवर था, जो उनकी लिमिट थी, वो 3 या 4 दिन के अंदर ही खत्म हो गई, और उसके बाद कुछ बिल वो काफी ज्यादा थे। इसीलिए यूनिफॉर्मिटी बेहद जरूरी है और गरीब वर्ग को इलाज मिले, सही तरीके से इलाज मिले, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलकर एक फॉर्मूला, एक कानून या क्या हो सकता है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को सूचित करें। तो आज फिलहाल इतना ही।